सैकड़ों कट गए, लेकिन वो कब्जा नहीं पा सके। में पूरा भारत जानता है कि आप सोच रखते हैं, और खासकर जब आपका संबंध कभी बीजेपी में बनी था, तब भी लोग कहते थे कि गोविंद जी बीजेपी के लिए थिंक टैंक, आप सोचने का एक बहुत बड़ा जरिया थे, और हमेशा आप पॉजिटिव सोचे हैं, और जो आप सोचते हैं वो उस समय भले ही लोगों को दिखे या ना दिखे, आगे चलते वही 100% वही होती है घटना। और अभी का जो समय है, तो वो आगे आने वाला भारत कैसा होगा। इसलिए इसको समझने की जरूरत है कि हम किस परिप्रेक्ष्य में सोच रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। अगर चालू ढंग से किया जाए तो बेरोजगारी और विषमता बहुत बहुत बढ़ेगी, और उसके कारण ग्राम टूट रहे हैं तो उसका असर बहुत बुरा पड़ेगा। आर्थिक दृष्टि से देश बहुत कठिन अवस्था में से गुजरेगा आगे चलकर, और समाज के स्तर पर, समाज के मानस के स्तर पर, युवा के मन का अगर देखें तो बहुत चिंतनीय स्थिति है देश की। लेकिन सिविलाइजेशनल सेंस, सभ्यता मूलक परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे खराब स्थिति थी 1750 से 1850। 1850 1860 से सभ्यता मूलक पुनर्प्रगति का काल शुरू हुआ। तो इसको आप संक्षेप देखें, जैसे 60 वर्षों में साठ वर्षों के अलग अलग नाम होते हैं। 60 साल होने के बाद फिर वही नाम रिपीट होते हैं। इसलिए षष्ठब्द पूर्ति भी व्यक्ति की मनाई जाती है, तो एक तरह से पुनर्जन्म मानकर फिर से सारी संस्कार किए जाते हैं उसका। देश का भी ऐसा ही है। जो 1860 से उठाव शुरू हुआ वो जन आंदोलन के रूप 1920-60 वर्ष के बाद दिखाई पड़ा। उसके 30 वर्ष के बाद 1950 आया, जब भारत अंग्रेजों को भगा चुका था और अपने संविधान के आधार पर चलने के लिए सिद्ध हो गया था। 1950 से 80 समाजवाद बहुत बोलबाला था सब जगह उसी का, और उसके अलग अलग किस्में उभरने लगी। और जब उसी में ताकत थी देश में 3 प्रकार की। वो मानने वाले लोग कि देश अभी, भारत अभी एक बनता हुआ राष्ट्र है। दूसरा सेक्शन था जो मानता था कि भारत 1947 को पैदा हुआ है और नेशन इन द मेकिंग है। तीसरा था एक छोटा सा अंश था देश का जो राष्ट्रीय चेतना से स्फुरित था। वो मानता था कि भारत एक राष्ट्र है, एक जन है, एक संस्कृति है, एक प्राचीन राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है। जो समाजवाद से जितना नजदीक वो उतना प्रमुखता पाता था, और जो समाजवाद से जितना दूर वो उतनी ही तिरस्कार पाता था। 1900 लेकिन अपनी श्रम तपस्या से देश की जो सभ्यता मूलक ऊर्जा है उससे ताकत लेता हुआ ये तीसरी ताकत उत्तरोत्तर बढ़ती गई। 1980 आते आते ऐसी स्थिति बन गई कि शेष सब ताकतें एकजुट हो जाएं इस राष्ट्रवादी ताकत को रोकने के लिए। ये सभ्यता मूलक वर्ष की दृष्टि से देखेंगे तो चित्र दिखाई पड़ेगा 1980 से 2010 तक। इसलिए जो संघर्ष चला उसमें राष्ट्रवादियों का विरोध सबने मिलकर एक साथ जोड़कर जुटकर किया, तो उसका घोषवाक्य था सेक्युलरिज्म, यानी हिंदू विरोध, संस्कृति का विरोध। इस पर सब एकजुट हो गए थे। और 2010 के बाद
फिर एक नया शुरू हुआ है अधिष्ठान, वो है हिंदुत्व का। इसलिए आप देखेंगे 30 वर्ष तक हिंदुत्व की अलग अलग छटाएं उभरेंगी और 30 वर्ष में इसका कोई न कोई मध्य बिंदु वही पब्लिक लाइफ में हावी होता हुआ नजर आएगा। ये सिविलाइजेशनल दृष्टि देखेंगे तो ये है कि देश बढ़ता जाएगा, अपनी छाप दुनिया पर छोड़ेगा और पुनरुत्थान होगा देश का। और अभी की जो चित्र दिखाई पड़ रहा है उस चित्र में चिंताजनक स्थिति आर्थिक दिखती है, समाज में टूटन, तनाव, हिंसा, हताशा, इसका माहौल बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है, गांव टूट रहे हैं। ये जो चित्र जो दिखाई पड़ रहा है ये भी इस परिधि में देखेंगे तो सत्य है। और जो नीतियां दिखाई पड़ रही हैं उसके कारण विषमता बढ़ी है। साधन है और शेष के हाथ में शेष 43% साधन है। इतनी विषमता है घोर। इसलिए आगे मैं मानता हूँ सिविलाइजेशनली भारत आगे बढ़ेगा और डोमेस्टिकली देखेंगे तो भारत अपनी समस्याओं से जूझता हुआ मगर कुछ ना कुछ बेहतरी की ओर बढ़ता हुआ ये दृश्य आगे दिखाई पड़ेगा। गांव और परिवार दोनों अभी टूट रहे हैं। अभी हाँ, दोनों टूट रहे हैं, खतरा है, सामाजिक जीवन मूल्य घट रहे हैं, अकेलापन सता रहा है, विवाह टूट रहे हैं और इसलिए पाश्चात्यकरण का प्रभाव ये भी दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ लेकिन नौजवानों में पुनश्चिंतन का दौर भी है और कई ऐसे प्रतिभाशाली नौजवान परंपराओं के अध्ययन में लगे हुए हैं जगह जगह, ये भी दिखाई पड़ता है। इसलिए ये उथल पुथल का समय है, संक्रमण का समय जिसको कहते हैं, ऐसा चित्र दिखेगा। भारतीय संस्कृति पर अभी कुछ बाहरी हावी हो रहा है क्या? कितना भी हो जाए भारतीय संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी हैं और इसका आधार इतना व्यापक है। ये पंथ नहीं है, ये एक तत्वज्ञान है, उसका अधिष्ठान अध्यात्म है। जीव जगत जगदीश के स्वरूप को समझने और उसके अंतर संबंधों को समझने का शास्त्र है अध्यात्म। और इसमें तो दिख रहा है कि सर्वात्मैक्य, सब में एक ही अंश है भगवान का। ये चेतना और जितनी बढ़ेगी उतना ही प्रकृति केंद्रित विकास की ओर ध्यान ज्यादा जाएगा। जितना वो ध्यान जाएगा उतना ही जमीन, जल, जंगल, जानवर के साथ जन का अनुकूल जीवन बिताने की साध, इच्छा और कोशिश आगे बढ़ी हुई दिखाई पड़ी। वर्तमान समय में युवाओं के लिए क्या संदेश है आपका? कि देश के पर्सपेक्टिव से ही जानिए, अपने मस्तिष्क का पहले डीकोलोनाइजेशन करिए। कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड में आपको जो फीड किया उससे और परे नॉन ट्रेडिशनल, नॉन कन्वेंशनल जो अभी दिखाई पड़ रहे हैं शास्त्र, उनकी ओर जाइए जो पुराने होंगे। गैर इस्लामी, गैर यूरोपीय जानकारियों के आधार पर भारत को समझने की कोशिश करें तो आसानी होगी। आप पेशेंस काफी रखे हैं, आप संघ से भी आपका संबंध है, प्रचारक जीवन भी आप पूरा किए हैं और बीजेपी में भी आप 74 आंदोलन में भी आपकी भूमिका है। और इतना पेशेंस कैसे? इसमें सीधा है, जितना समझ में आवे ईमानदारी से उसके क्रियान्वित करने में लग जाना और योगदान करना। हम कर रहे हैं ये नहीं है, हम भी कर रहे हैं ये है, और योगदान करना है। चलाना हमारा दायित्व नहीं है, चलाना तो भगवान का दायित्व है, वो सब चलाएंगे, ठेका उनका है, हम तो महज सिपाही हैं। इसमें योगदान अधिक से अधिक कैसे हो तो दो बातें हो सकती हैं, प्रेरणा की पवित्रता और कार्य की कुशलता। दो को ही तलाशा और तराशा जा सकता है। वो अगर हम काम करते रहते हैं और योगदान करते रहते हैं तो ये परम संतोष का विषय है। एक आरोप या एक सत्य जो भी हो सकता है कि सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने में बाधा आप थे, ये क्या है?
सही क्या है? इसमें ये तो सही है। हम तो सोनिया जी का एक बहादुर माता के नाते से हम तो इज्जत करते हैं। जिस विषम स्थिति में बच्चों को उन्होंने पाला वो आसान बात नहीं थी। लेकिन मेरी आपत्ति इतनी थी कि भारत के संविधान प्रदत्त सर्वोच्च शीर्ष स्थान पर एग्जीक्यूटिव के प्राइम मिनिस्टर के लिए विदेशी मूल का व्यक्ति रहेगा तो भारत में इतनी आज़ादी के लिए लोगों ने बलिदान किए, वो सब जहाँ भी होंगे वो हमसे पूछेंगे कि क्या 100 करोड़ लोगों में से एक भी भारतीय मूल का व्यक्ति नहीं मिला देश के प्रधानमंत्री बनकर दुनिया में दौरा करने के लिए? तो हम क्या जवाब देंगे? फिर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह, राजगुरु, सुखदेव सबको हम क्या जवाब देंगे? फिर राणा प्रताप किस बात के लिए लड़े मरे? शिवाजी किस बात के लिए जीवन भर साधना करते रहे और लड़ते ही रहे? ये सब तो सवाल पूछेंगे, उनका जवाब हमारे पास क्या होगा? हमें लक्ष्मीबाई ने मुफ्त बलिदान किया क्या, ऐसा कोई पूछेगा तो हम क्या कहेंगे? कोई विदेश के सम्मेलन में गए या भारत के प्रधानमंत्री के नाते तो लोग हंसेंगे नहीं क्या? जिनको एक भी भारतीय नहीं मिला भेजने के लिए। इंग्लैंड की बात अलग है, शुनक की बात अलग है, भारत की परंपरा बहुत गहरी है। इसलिए और इस विषय में उस समय राजनीतिक दल चुप थे, संविधान से बंधे हुए थे, विपक्षी दल कुछ नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट की पीएम होने वाली थी श्रीमती सोनिया जी। तो स्वाभाविक था कि जन की जो अंतर्मन की चेतना है उसने जोर मारा और मैं रुक नहीं सका और मैंने विरोध किया। अंतर्मन की चेतना के हिसाब में आपने विरोध किया, क्या किया जो उन्होंने रुक गए? मतलब क्या हुआ? ये तो मैं मानता हूँ भगवान जी ने कराया होगा, हनुमान जी ने कराया होगा। अब्दुल कलाम से भेंट हुई थी तो उनसे बातचीत भी की थी तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि हम देख लेंगे, चिंता मत करो। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अन्वय और अर्थ तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन खुशी इस बात की हो गई कि सोनिया जी नहीं भी नहीं। उनकी पार्टी से इतने सीनियर लोग थे, चाहे से मनमोहन सिंह है, प्रणब मुखर्जी है और लोग होंगे, कोई भी बन जाए हमें कोई उसमें एतराज बिल्कुल नहीं था। कांग्रेस से इतराज नहीं था। हाँ, दुनिया से कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी, इतना देश के लिए लड़ी, संघर्ष आंदोलन का किया है, इसलिए इसको कौन भूल सकता है? केवल सोनिया जी के लिए आप चाह रहे हैं? हमारा केवल विदेशी मूल का व्यक्ति सर्वोच्च स्थान पर न बने, दुनिया के कई देशों की परंपरा आगे नहीं बन सकता, भारत में भी यही होना चाहिए। आप राजनीति से दूसरा मार्ग चयन किए, इतना अभी एक राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के कारण क्या रहा? राजनीति से कारण यह था कि मैं काम कर रहा था और हमारी जीवन यात्रा के परिणाम स्वरूप हमको ये लगा कि राज सत्ता के बाहर भी कुछ और करना पड़ेगा। राज सत्ता जितनी कर पा रही है ठीक है, नहीं कर पा रही है तो चेताना पड़ेगा। सबके लिए समाज सत्ता, धर्म सत्ता, अर्थ सत्ता, इन सबको नैतिकता के आधार पर काम करने हेतु दबाव देना पड़ेगा। जन की चेतना, जन की समझ और जन की हिस्सेदारी बढ़ाना पड़ेगा, वो ज्यादा श्रेयस्कर काम है। और अच्छे लोग, ये गलत है कहते के साथ साथ सही क्या है यही इंगित करना पड़ेगा। उसके लिए जरूरी है कि दल से बड़ा देश, व्यक्ति से बड़ा दल, लेकिन दल से बड़ा देश, इस भूमिका में काम करना पड़ेगा। और मुझे कुछ चाहिए था नहीं सत्ता से, मैं निश्चिंत आदमी था तब भी और अब भी, इसलिए मैं वो सब कर पाया हूँ। गोविंद जी को पूरा देश जानता है, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जान पाते हैं। कभी बिहार वाले जानते हैं कि गोविंद जी का संबंध बिहार से रहा है, तो दिल्ली वाले जानते हैं दिल्ली से है, कुछ लोग जानते हैं साउथ से है। गोविंद जी जन्मस्थली कौन है, कहाँ है? जन्मस्थली तो तिरुपति है। पिताजी हमारे तमिलनाडु के साउथ आर्का डिस्ट्रिक्ट, मद्रास पांडिचेरी के बीच के गांव के संस्कृत ही पढ़े, वो एक छात्रावास में रहकर तंजावुर जिले से, पढ़ करके नौकरी पर आ गए तिरुपति में, टीचर बन गए थे। वहीं तिरुपति के पास 5 किलोमीटर दूर हमारा ननिहाल है, माई हमारी वहीं की है। और पढ़ाई लिखाई जब हम 1.5 साल के थे तो पिताजी चले आए थे बनारस, वहाँ पढ़ाने के लिए एक प्राइवेट कॉलेज में, रामानी संस्कृत महाविद्यालय में,
रामानुज वेदांत पढ़ाने के लिए नौकरी में आ गए थे। वहाँ रहे वो, तो हम सब भी लोग शिफ्ट कर गए, तिरुपति से आ गए बनारस। सारी पढ़ाई लिखाई प्राइमरी से लेके यूनिवर्सिटी तक हमने बनारस में की। वहीं पर एमएससी पढ़ते समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संपर्क आया। 65 में प्रचारक निकल गए थे, प्रचारक होकर बिहार भेज दिया गया। बिहार में काम किया, फिर वहीं आंदोलन में उलझ गए, बिहार आंदोलन हो गया, 74 आंदोलन बिहार का। वो फिर इमरजेंसी लग गई, वही में जूझते रहे। 77 में सब पार लग गया। फिर हमको विद्यार्थी परिषद में दे दिया गया, तो विद्यार्थी परिषद में 88 तक काम किए, देश के अलग अलग हिस्सों में काम किए, केंद्रीय टीम का हिस्सा होकर। 88 में कर दिया गया नहीं बीजेपी का काम करूं, तो उसके महामंत्री रहे, तत्सम रहे 2000 तक। फिर हमको ये सब काम करते करते जो हमारी जीवन यात्रा के अनुभव है, उनको जब मैंने ईमानदारी से खंगाला तो मुझे लगा मुझे और कुछ करना चाहिए। ये नाव है राजनीति और सत्ता की और समाज की, वो मानो एक रेती के बालू में फंस गई है गंगा जी में। और गंगा जी हम लोग नहाते थे, तैरते थे, तो रेती पर कई बार तैर के चले जाते थे। तो उसमें नाव में भी कई बार नाव चला के जाइएगा तो रेती में कहीं फंस गई तो कितना हो जोर लगा लीजिए चप्पू चला के, हिलती डुलती नहीं है, क्योंकि उतरना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है। पानी में बहाव में आ जाए तो फिर बैठ जाए। हमको भी यही लगा, ये तुमको ये लग रहा है कि देश की राजसत्ता की, अर्थसत्ता की नाव फंस गई है समाज की। उसमें जब आपको ऐसा लग रहा है फंस गई है, तो धक्का देने के लिए कोई नहीं उतरेगा। तो जिसको लग रहा है वो ना उतरे, वो भी ना उतरे तो अनैतिक हो जाएगा वो। तो उसमें हमारी नैतिकता का तकाजा था, हम उतर जाए। तो जिसमें होगा वो उतरे। हमको लगा हम उतर गए, तो हमको ना कोई गला शिकवा था, ना उपेक्षा अपेक्षा थी, ना आशा निराशा थी। हम तो कुछ और करने के इरादे से छुट्टी लिए और पहले क्या करना पढ़ते रहे, देखते रहे, सुनते रहे, घूमते रहे देश में। और 2003 के बाद हमने अपना काम शुरू किया। उसमें बौद्धिक, रचनात्मक, आंदोलनात्मक तीनों तरह का काम करेंगे तय किया था, वही अभी कर रहे हैं। तब से लेकर अब तक कुछ कुछ काम आगे बढ़ा है, कुछ कुछ बातों का इम्पैक्ट भी हुआ है, उसकी तो कहानी अलग है। गोविंद जी के जानने वाले और उनके शिष्य अनुयायी पूरे भारत में मंत्री हैं, कहीं विधायक हैं, कहीं राज्यपाल है, आरिफ मोहम्मद खान जैसे लोगों को भी, कई केंद्रीय मंत्री बिहार से भी हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं। गोविंद जी के अंदर में कभी ऐसा नहीं लगता है कि उनको भी रह के सत्ता में आना चाहिए? उन लोगों पर तो भया आती है, बेचारे कितनी जकड़न में है। हम भी कहीं खड़े हो जाए तो लिट्टी चोखा खा सकते हैं, केहू के घर जा सकते हैं, न गाड़ी घोड़ा की चिंता है, ना और कुछ है। इसलिए इतना आजादी हम इतना एंजॉय कर रहे हैं, वो बेचारे कहाँ से कर पाएंगे इतना। इनकी चिंता करो, उनकी चिंता करो, फिर ये ठीक करो, वो ठीक करो, फलाना नाराज है, फलाना नहीं है। वो काम में कितना आनंद होता होगा वो तो वही बता सकते हैं। उन सब से आप आजाद हैं? हम फ्री। गोविंद जी के बारे में कहा जाता है गोविंद जी कई भाषा को जानते हैं और एक काम हाथ चलाओ 5-6 भाषाएं जानते हैं, एक समय साथ दोनों हाथ लिखने की। हाँ, ये चीज आती है बार बार कि गोविंद जी दोनों हाथ से लिखते हैं, दो भाषा। प्रैक्टिस किए थे, वो सब छूट गया। लेकिन ऐसा था कुछ कोशिश करते थे, हो जाता था कहीं एक साथ 2 जगह लिख पाना, एक ही बात को, एक ही मजमून को कर लेते थे। उसमें स्पीड की कमी रहती थी, कर लेते थे। ठीक है, वो सब तो गतम सा गता बीत गई, सो बात गई। ठीक है। ठीक।